हाय गाइस, मैं हूं अक्षय और आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कि यूएसए हमेशा ही ऑयल रिच कंट्रीज़ के मैटर्स में अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्यों दिखाता है और अदर कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके जैसी कंट्रीज़ में अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है, बल्कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। लेकिन ऑयल रिच कंट्रीज़ के केस में यूएस हमेशा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो ऐसा क्यों? तो आइए इसे आज वीडियो में समझते हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा कि यूएसए ने ईरान पे एक डायरेक्ट स्ट्राइक किया, राइट? But this strike was not just to squeeze Iran but also to check the growing economic power of China. लेकिन यूएसए जैसे सुपर पावर को चाइना जैसे कंट्री से आखिर इतना डर है क्यों? तो आइए इसे शुरू से समझते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम जाते हैं इसके लिए वर्ल्ड वॉर टू के रिपरकशंस पे। सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ कि यूके एक सुपर पावर था बिफोर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, राइट? तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूके इवन बीइंग ऑन द विनिंग साइड इतना इकोनॉमिकली और मिलिटरली वीक हो गया कि वो अपना सुपर पावर का स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाया। और जब एक सुपर पावर डाउन जाती है तो क्या होता है? हमेशा कुछ नए सुपर पावर्स उभर के आते हैं। और हमने देखे दो राइज ऑफ न्यू टू न्यू सुपर पावर्स। फर्स्ट वन इज यूएसए एंड द सेकंड वन इज यूएसएसआर। लेकिन जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह से इस वर्ल्ड में दो इक्वली स्ट्रॉन्ग सुपर पावर्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और इसलिए यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हम एक कोल्ड वॉर का स्टार्ट देखते हैं, जो कि फाइनली 1990s में जाके एंड होता है जब यूएसएसआर टूट जाता है। हालांकि इसके टूटने के पीछे भी रीज़न बताया जाता है कि यूएसए ने ही कंट्रीब्यूट किया था यूएसएसआर के टूटने के लिए, बट उसके बारे में कभी और हम बात करेंगे। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने लगता है यूएसए वंस अगेन यूएसएसआर के टूटने के बाद। और ऐसा ही कुछ हम इससे सालों पहले देखते हैं जब यूके और फ्रांस दो इक्वली स्ट्रॉन्ग सुपर पावर्स थे इस देश में, इस वर्ल्ड में। तो दोनों सीरीज ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर में इन्वॉल्व होते हैं और फाइनली जब ब्रिटिश जीतते हैं तो एक ब्रिटिश सुपरमेसी या ब्रिटिश डोमिनेंस इस्टेब्लिश हो जाता है उस समय पूरी दुनिया पे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर के साथ भी हुआ। यूएसएसआर टूटने के बाद यूएसए का वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे डोमिनेशन स्टार्ट हो गया। बट अब हम दोबारा टॉपिक पे आते हैं कि चाइना क्यों, चाइना से इतना थ्रेट क्यों है। सो यूएसएसआर कहीं ना कहीं उसको थ्रेट को बहुत हद तक काउंटर यूएसए कर चुका है। लेकिन जो ग्रोइंग पावर ऑफ चाइना हमने देखी है इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, वो मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न है फॉर यूएसए एंड यूएसए इज़ वेरी मच अनकंफर्टेबल विद इट। लेकिन एक चीज़ जो चाइना के पास नहीं है, जिसमें चाइना सेल्फ सफिशिएंट नहीं है सिर्फ उस एक चीज़ में, वो है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल के लिए आज भी चाइना दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है। रशिया और ईरान जैसे कंट्रीज़ पर मेजरली डिपेंडेंट है, जिसमें से ईरान जो है वहाँ से उसका चीपेस्ट सोर्स ऑफ ऑयल है ईरान, राइट? इसके पहले हम देखते हैं कि रिसेंटली जब वेनेजुला पे कंट्रोल लिया यूएसए ने, तो उसने ऑलरेडी वेनेजुला और चाइना के बीच के ऑयल चेन को डिस्टर्ब कर दिया। अब चाइना के पास दो ही ऑप्शंस बचे थे, रशिया एंड सॉरी ईरान, राइट? सो अब रशिया और चाइना के अलायंस को तोड़ पाना तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि रशिया के साथ यूएसए कभी भी डायरेक्ट वॉर में इंडल्ज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा उस पर कभी और बात करेंगे, क्योंकि रशिया नाउ मे बी नॉट as strong as USA, but it is still strong enough to cause significant damage to USA। और उससे वही होगा जो यूके के साथ हुआ। यूके इवन बीइंग ऑन द विनिंग साइड विल लूज द स्टेटस ऑफ सुपर पावर। तो वो चीज़ यूएसए कभी भी रिस्क नहीं करेगा। इसलिए रशिया और चाइना के अलायंस को ब्रेक करना तो लगभग इम्पॉसिबल है। बट क्या कर सकता था यूएसए? यूएसए ईरान और चाइना के ऑयल चेन को डिस्टर्ब कर सकता था, और उसी की कोशिश में वो लगा हुआ है। क्योंकि अब आप देखिए, चीपेस्ट सोर्स ऑफ ऑयल है चाइना का ईरान से। ईरान बिगेस्ट इंपोर्टर है ऑयल का पूरी दुनिया में, जिसमें से 15 to 20% ऑयल वो लेता है ईरान से, जिसमें 80% एक्सपोर्ट जो है ईरान का वो चाइना को जाता है। क्योंकि यूएस सैंक्शंस के बाद ईरान किसी और को ऑयल सेल नहीं कर सकता, तो चाइना उसका बिगेस्ट बायर है, राइट? और इसका पेमेंट भी जो है चाइना ईरान को युआन में करता है, ना कि यूएस डॉलर्स में, ठीक है? और उस युआन से जो ईरान के पास आता है चाइना से, उस युआन को दोबारा वो चाइना को देता है और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों से परचेस कर लेता है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजिक अलायंस, एक जो साइन हुआ है इनके बीच में, चाइना और ईरान के बीच में 25 ईयर्स का, ये उसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरनेशनल ट्रीटी की तरह हम आपको इसको देख सकते हैं, राइट? तो अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि चाइना जो है, चाइना एज अ थ्रेट उभर रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए चाइना यूएसए क्या चाहता है? यूएसए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अपना कंट्रोल करना चाहता है, ताकि वो चाइना के साथ उस चेन को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर सके। साथ ही साथ इंडिया जैसे दूसरे कंट्रीज़ पे भी जो ऑयल जाता है उसके ट्रेड रूट को भी वो कंट्रोल करे, क्योंकि इंडिया का भी ऑलमोस्ट 60% ऑयल जो है वो ईरान से आता है, राइट? अब
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो वॉर के चलते ऑलरेडी क्लोज्ड है, जहाँ से 20 to 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता था, राइट, वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो अब ऑयल के पर बैरल प्राइसेस तो इंक्रीज होने वाले हैं, जो आज की रेट में $72 पर बैरल थे, अब वो इंक्रीज होने वाले हैं ऑलमोस्ट बाय $40 पर बैरल। तो ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए $100 पर बैरल के ऊपर तो डेफिनेटली जाने वाला है, ठीक है। तो इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट आने वाला है, लेकिन चाइना के लिए इम्पैक्ट और बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि चाइना इज़ अ बिगर इकॉनमी एज कम्पेयर टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज। चाइना इज़ अ वेरी बिग इकॉनमी, और बिग इकॉनमी को रन करने के लिए क्या चाहिए? बिग इकॉनमी को रन करने के लिए चाहिए क्रूड ऑयल, जिस पे यूएसए अपना कंट्रोल कर लेगा और वो महंगे दामों में बेचेगा, और उसके बाद फिर चाइना को वो ट्रेड यूएस डॉलर में करना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए चाइना के पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि वो एक फुल ब्लोन वॉर में चला जाए यूएसए के साथ और सारी चीज़ें रिस्क कर दे, राइट। और दूसरा ऑप्शन कि टू कीप आउट ऑफ इट, स्टे साइलेंट एंड एब्जॉर्ब द रिजल्टिंग इकोनॉमिक शॉक्स, राइट। तो इन दोनों में से अब चाइना क्या ऑप्ट करेगा? फुल ब्लोन वॉर में जाएगा यूएसए के साथ एंड रिस्क एवरीथिंग, या फिर चाइना विल स्टे आउट ऑफ इट एंड एब्जॉर्ब द रिजल्टिंग इकोनॉमिक शॉक्स? तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।